आज के वीडियो में भौतिक विज्ञान के और आगे प्रश्नों पर चर्चा करते हुए बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों पर चर्चा की थी, उसी से संबंधित और कुछ प्रश्न इस वीडियो में करेंगे। किसी तरल में डूबी हुई वस्तु पर कार्य करने वाला ऊर्ध्वाधर बल कहलाता है, जो ऊपर की ओर लगता है बल तरल में, उसे हम कहते हैं उत्प्लावक बल या उत्प्लावन बल भी कह देते हैं। किस नियम के अनुसार परिबद्ध ध्रुव की स्थिर अवस्था में जब किसी स्थान पर दाब डाला जाता है तो वह पूरे द्रव में और पात्र की दीवारों में बिना कम हुए संचरित हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पास्कल के नियमानुसार ये होता है। द्रव पृष्ठ पर स्थित अणुओं में स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसे कहते हैं पृष्ठ ऊर्जा। पृष्ठ ऊर्जा किसी द्रव की सतह, किसी द्रव की शब्द नहीं होगा ये सतह, किसी द्रव की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा की प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव मापा जाता है न्यूटन प्रति मीटर में। ये मात्रक है पृष्ठ तनाव का, न्यूटन प्रति मीटर, यानी प्रति मीटर में कितना क्षेत्रफल, प्रति मीटर में कितना दबाव लग रहा है, लंबाई को लेकर के है ये। किसी द्रव के तल पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा द्रव के भीतर बर्तन की दीवार के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्श कोण। तरल का वह गुण जिसके कारण वह अपनी समीवर्ती परतों के बीच के सापेक्ष गति का विरोध करता है, इसको हम कहते हैं सह्यता या विस्कोसिटी। द्रव की स्थिर अवस्था में इसके द्वारा लगाया गया दाब कहलाता है, ये कहलाता है द्रव स्थैतिक दाब। किसी डूबी हुई वस्तु पर, किसी भी द्रव में, यहाँ पे हो जाएगा किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल कार्य करता है उसी को हम उत्प्लावक बल कहते हैं, ऊपर की ओर जो कार्य करता है। तरल पदार्थ में रखी गई वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल की प्रकृति खोज किसने की? जो उत्प्लावन बल है उसको किसने खोजा? आर्किमिडीज ने। और इसी तरह इन्होंने आर्किमिडीज सिद्धांत दिया। जब एक वस्तु को किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो उत्प्लावन बल का परिमाण वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ये सिद्धांत है आर्किमिडीज का। निश्चित मात्रा परिमाण के किसी परिबद्ध द्रव की स्थिर अवस्था में तल के किसी स्थान पर यदि दाब डाला जाए तो ये दाब समान परिमाण में पूरे द्रव में सभी दिशाओं और धारक की दीवारों पर संचरित हो जाता है। ये नियम कहलाता है पास्कल का नियम अथवा द्रव के दाब संचरण का नियम। यानी हर जगह दाब बराबर पड़ेगा। अगर कहीं पे दाब डाला जाए उसके चारों तरफ जो दीवारें होंगी उस पर भी बराबर संचरण उसका होगा। किसी द्रव का मुक्त तल न्यूनतम पृष्ठ तल प्राप्त करने की चेष्टा करता है, यानी अपना जो उसका ऊपरी तल है जो वो अपने आप को न्यूनतम पृष्ठ तल में प्राप्त करने की चेष्टा रखता है। इसी कारण सतह पर एक तनाव उत्पन्न होता है जिसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। तरल की सतह की प्रवृत्ति होती है उसे से कम क्षेत्र में रहने की होती है। केशिका नलियों में द्रव का ऊपर उठना या नीचे जाना क्या कहलाता है? केशिकात्व या द्रव केशिका की क्रिया। एक ऐसा उपकरण जो नली में बहते हुए द्रव के प्रवाह की दर को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता कहलाता है प्रवाह मापी या वेंटोरीमीटर। जब किसी पदार्थ को ऊष्मा प्रदान की जाती है तो उसकी लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में वृद्धि होती है, जिसे हम कहते हैं ऊष्मीय प्रसार। जब हम गर्म करते हैं कोई चीज़ तो उसके आयतन, लंबाई, क्षेत्रफल सभी में वृद्धि होती है। नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान का दाब उस गैस के आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम है वायल का नियम। एक नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन जो है तापमान के समानुपाती होता है, यानी V जो होता है समानुपाती T। तो ये नियम कहलाता है चार्ल्स का नियम। अगला, यदि किसी गैस का आयतन स्थिर रखा जाए तो इसका दाब जो है वो परम ताप के अनुक्रमानुपाती हो। यह नियम कहलाता है गैलुसैक के गैसीय आयतन का नियम या गैलुसैक का नियम। ताप और दाब की समान अवस्थाओं में आदर्श गैसों के समान आयतन के में जो अणुओं की संख्या भी समान होती है। समान आयतन में अणुओं की संख्या भी
समान होती है। ये नियम कहलाता है अवोगाद्रो का नियम अथवा अवोगाद्रो की परिकल्पना। ताप और दाब की समान अवस्था में किसी गैस के विसरण का वेग उसके घनत्व के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कहते हैं ग्राहम का गैस विसरण का नियम। ग्राहम के गैस विसरण का नियम हो जाता है ये। अगला, ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ की एकांक सन्निहिति का मतलब एकांक द्रव्यमान यानी 1 ग्राम द्रव्यमान मान लो या 1 किलोग्राम द्रव्यमान में एकांक वृद्धि, तापमान में भी वृद्धि। अगर 1 ग्राम में तापमान को अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे, यानी 1 ग्राम द्रव्यमान की ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो इसका ताप बढ़ता है और एक विशिष्ट ताप पर यह गलने लगता है, तो इसे हम कहते हैं ठोस का गलनांक। किसी द्रव के एकांक द्रव्यमान को एक नियत ताप पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस द्रव की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे पानी है तो पानी के लिए पहले उसे उबालेंगे तो भाप डायरेक्ट नहीं बनेगा, पहले वो 100 डिग्री तक गर्म होगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होगा। तो उस भाप बनने और उसके गर्म होने के बीच में जो ऊर्जा जितनी खर्च होगी उसी को हम कहते हैं वाष्पीकरण। जैसे 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया लेकिन वो भाप बनती रहेगी लेकिन उसका टेम्परेचर 100 ही रहेगा। जब भाप बन जाएगी तब उसका एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए जो होता है ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसी को हम गलन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो होती है, जो उसी को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये गलन की भी होती है और वाष्पीकरण की भी होती है। ऐसी युक्ति जो ऊष्मा को अविराम रूप से कार्य में रूपांतरित करती है वो कहलाती है ऊष्मा इंजन। अगला है ऊष्मा गतिक प्रक्रम का ऐसा ग्राफ जो यह दर्शाता है कि किसी निकाय का दाब उसके आयतन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है, कहलाता है सूचक ग्राफ। किसी वस्तु के शीतलन की दर वस्तु के और इसके वातावरण के तापमानों के अंतर के समानुपाती होती है, न्यूटन का शीतलन नियम है। किसी दोलक द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या को हम उसकी आवृत्ति कहते हैं, जिसे हर्ट्ज में प्रदर्शित किया जाता है। तरंग गति में ऐसे दो निकटतम बिंदुओं के बीच की दूरी को जो एक ही कला में हो तरंग दैर्घ्य कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है। और प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने नापा था, ये थे रोमर। जब एक पतली केशिका ट्यूब को एक और अपर्याप्त लंबाई की केशिका के साथ बदला जाता है तो पानी में क्या होगा, वृद्धि नहीं होगी उसके तल में। जब ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है तो उसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक। किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है, तो ये मेसियर 16 है। और सूर्य का प्रकाश किस विधि द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है, तो ये पहुंचता है विकिरण के द्वारा। जो हमारी ऊष्मा संचरण की विधियां होती हैं वो उसमें एक है विकिरण संवहन चालन, उसी में है ये विकिरण द्वारा हमारे पास सूर्य की रोशनी पहुंचती है विकिरण के द्वारा। और पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो ये घनत्व नापने के लिए। और फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी, एडमंड बेक्वेरेल ने।